नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंधुदुर्ग जिले के विकास की और खास तौर पे वहाँ के रियल एस्टेट सीन पर। जी। हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें इसकी पूरी कहानी है। मतलब 1997 में जब इसे पर्यटन जिला घोषित किया गया था, तब से लेकर आज तक क्या-क्या हुआ। हाँ। तो चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि सिंधुदुर्ग में ये जो बदलाव आ रहा है, इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, और ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी पॉलिसीज़ और हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये सब मिलकर इस पूरे क्षेत्र की आप कह सकते हैं शक्ल बदल रहे हैं। शुरुआत में तो जैसा रिपोर्ट में भी है, यहाँ की इकोनॉमी ज्यादातर खेती, मछली पकड़ने और माइनिंग पर ही निर्भर थी। हाँ, पारंपरिक रूप से तो यही था। लेकिन फिर 1997 में टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट घोषित होने के बाद चीजें थोड़ी बदलने लगी। पर असली जो रफ्तार आई है वो तो हाल के बड़े प्रोजेक्ट से आई है ना? सही कहा, बिल्कुल। जैसे अक्टूबर 2021 में सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, वो चिपी वाला, उसका खुलना। हाँ, चिपी एयरपोर्ट ज़रूर एक अहम कदम था। लेकिन देखिए, पास के गोवा में जो मोपा एयरपोर्ट खुला है, उसको तो लोग वाकई गेम चेंजर मान रहे हैं। अच्छा, गोवा के एयरपोर्ट का असर सिंधुदुर्ग पर? हाँ, सुनने में तो यही आया है कि इसकी वजह से सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में प्रॉपर्टी की कीमतें मतलब 25 से 40% तक बढ़ रही हैं। अरे वाह, 40%। हाँ, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि गोवा का मार्केट काफ़ी महंगा हो गया है ना? तो निवेशक अब सिंधुदुर्ग जैसे नए और कह सकते हैं कि तुलना में सस्ते इलाकों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प कनेक्शन है। गोवा महंगा हुआ तो पास के सिंधुदुर्ग में मौके दिखे। और कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी बेहतर हो रही है। कोंकण एक्सप्रेसवे का जिक्र था। हाँ, कोंकण एक्सप्रेसवे, जिसके जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे मुंबई से यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। और सिर्फ सड़क ही नहीं, रेडी पोर्ट को भी बड़ा किया जा रहा है और विजयदुर्ग में एक नया बंदरगाह बनाने की भी योजना चल रही है। और वो फेरी सर्विस। हाँ, मुंबई से मालवन तक रो फेरी सर्विस शुरू करने पर भी विचार हो रहा है। तो कनेक्टिविटी तो हर तरफ से बढ़ रही है। तो जाहिर है इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर तो दिख ही रहा होगा। रिपोर्ट में कुछ आंकड़े भी थे शायद, जीडीपी वगैरह के। जरूर। वित्त वर्ष 21-22 की बात करें तो जिले की जीडीपी मौजूदा कीमतों पर करीब 12,527 करोड़ रुपए थी और ग्रोथ रेट स्थिर कीमतों पर वो 21% से भी ज्यादा थी। 21%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ऊंची थी। हालांकि अगले साल मतलब 22-23 में ये थोड़ी धीमी हुई, लगभग 7.5% पर आ गई। हो सकता है कोई बेस इफेक्ट हो या किसी खास सेक्टर की वजह से। अच्छा। पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ लिटरेसी रेट काफी ऊंचा है। 2011 में ही 85% से ज्यादा था। ये तो बहुत अच्छा है। और सरकार भी तो टूरिज्म को लेकर काफी कुछ कर रही है। स्वदेश दर्शन योजना का जिक्र था। हाँ, स्वदेश दर्शन के तहत कोस्टल सर्किट का विकास तो हुआ ही है और अब फेज 2.0 में तो एक पूरा डिटेल्ड मास्टर प्लान है। और कुछ अनोखी योजनाएं भी हैं शायद, कुछ हटके। हाँ, है ना। जैसे निवती रॉक्स के पास एक पुराना नौसेना का जहाज है, आईएनएस गुलदार। उसे डुबोकर भारत का पहला बड़ा आर्टिफिशियल रीफ और स्कूबा डाइविंग स्पॉट बनाने का प्लान है। अच्छा, जहाज को डुबोकर? जी हाँ, करीब 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। वाह, ये तो सुनने में ही रोमांचक लग रहा है। और एक पनडुब्बी की भी बात थी। बिल्कुल। उसी इलाके में मलबे और समुद्री जीवन को नजदीक से देखने के लिए एक 22 सीटर पनडुब्बी लाने की भी योजना है। उसका अनुमानित खर्चा करीब 50 करोड़ बताया जा रहा है। पनडुब्बी, ये तो बिल्कुल अलग लेवल का टूरिज्म होगा। हाँ, कोशिश तो यही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना महामारी के बाद टूरिस्टों की संख्या में काफी गिरावट आई थी। हाँ, ये तो हर जगह हुआ। कितने आते थे पहले और अब कितने? देखिए, पहले सालाना 12 से 14 लाख तक पर्यटक आते थे। लेकिन 2022 में अनुमान है कि सिर्फ 1.7 से 2 लाख के बीच ही आए। ओह, 14 लाख से सीधा 2 लाख। ये तो बहुत बड़ा झटका है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम टूरिज्म पर ही निर्भर है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है। खैर, इन सब डेवलपमेंट्स का मतलब एयरपोर्ट, सड़कें, टूरिज्म प्लान्स, इन सब का असर रियल एस्टेट पर कैसा दिख रहा है? कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, आपने बताया। हाँ, कीमतें तो बढ़ रही हैं, जैसा कि आप 25-40% तक की खबरें हैं कुछ इलाकों में। और रेंटल यील्ड मतलब किराए से होने वाली कमाई, वो भी करीब 7.2% तक बताई जा रही है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। और अब तो बड़े डेवलपर्स भी यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पहले लोग शायद सिर्फ जमीन लेते थे, अब विला, फार्म हाउस और पूरी टाउनशिप में निवेश कर रहे हैं। अच्छा। और एक और ट्रेंड है वर्केशन का, मतलब काम के साथ साथ छुट्टियां बिताना, वो भी यहाँ काफी बढ़ रहा है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम के बाद ये काफी पॉपुलर हुआ है। तो मांग किस तरह की प्रॉपर्टी की ज्यादा है?
देखिए, मांग कई तरह की है। लोग सेकेंड होम के लिए जगह देख रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद बसने के लिए भी सिंधुदुर्ग एक ऑप्शन बन रहा है। कुछ लोग सिर्फ किराए की इनकम के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और जाहिर है होटल, रिजॉर्ट्स जैसे टूरिज्म से जुड़े निवेश भी हो रहे हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी, इतना सब कुछ हो रहा है तो। हाँ, चुनौतियां बिल्कुल हैं, और बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे कि कुछ रेगुलेशंस हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ नियम। तटीय इलाकों में कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी पाबंदियां होती हैं। हाँ, वो तो पर्यावरण के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल। और वैसे ही वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया ESA के नियम हैं। पश्चिमी घाट का इलाका पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, तो ये नियम विकास की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकते हैं या नियंत्रित करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें, पानी वगैरह। हाँ, पानी जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी कमी भी कई जगहों पर एक मुद्दा है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंधुदुर्ग एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, टूरिज्म पर फोकस है, रियल एस्टेट में तेजी दिख रही है, काफी अवसर नजर आ रहे हैं। पर सवाल वही है कि ये विकास कितना टिकाऊ होगा। बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि ये जो तेज विकास हो रहा है, क्या इसका फायदा स्थानीय समुदायों तक भी उसी तरह पहुंचेगा? और क्या हम उस प्राकृतिक सुंदरता को बचा पाएंगे जिसके लिए सिंधुदुर्ग जाना जाता है? खासकर तब जब रिपोर्ट में ये भी जिक्र था कि अतीत में यहां से कुशल लोगों का पलायन, मतलब ब्रेन ड्रेन, होता रहा है। तो असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा दिखेगा, और क्या वो यहाँ के टैलेंट को यहीं रोक पाएगा? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।